आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअल बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म का ये तीसरा वीडियो है, तीसरा चौथा वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्चुअल बिहेवियरिज्म की बात करेंगे और कॉन्सेप्चुअल बिहेवियरिज्म के डेवलपमेंट से साइकोलॉजी को बहुत फ़ायदा हुआ, और वो था कि नेचर और फंक्शनल कॉन्सेप्ट को स्पष्ट किया, पहला पॉइंट। दूसरा, मेंटलिस्टिक एलिमेंट्स का रंग हटाया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वाटसन के केवल प्राणी क्या करता है ये जानना चाहते थे, प्राणी क्या करता है ये जानना चाहते थे। मसल्स एंड ग्लैंड्स की क्रिया के प्रभाव पर बल दिया। ये 4 पॉइंट्स उन्होंने कंसेप्चुअल बिहेवियरिज्म में किया, जिससे साइकोलॉजी को बहुत फ़ायदा हुआ। और पहला पॉइंट हम कहें कि फंक्शनल एरिया पर, नेचर ऑफ फंक्शनल कॉन्सेप्ट पर, यानी हम काम कैसे करते हैं, क्रियाएं कैसे चलती हैं, इस चीज़ पर बहस ज़्यादा की गई। मेंटलिस्टिक एलिमेंट यानी मनोवादी तत्वों को निकाल फेंकने का जो रंग उन्होंने हटाया, जिससे कि प्रयोगों का मार्ग प्रशस्त हुआ और प्रयोग करना आसान हो गया साइकोलॉजी में। मेंटलिस्टिक जो भी प्रत्यय थे उन पर बहुत ज़्यादा प्रयोग करना संभव नहीं था, और उसको रिपीटिशन इन द प्रयोग के लिए ज़रूरी है कि उसको एक ही एलिमेंट्स को डाल करके बार बार जब डाला जाए, सेम एलिमेंट डाला जाए और सेम रिजल्ट पाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी प्योर साइंस के एक्सपेरिमेंट में। तो ये चीज़ मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक डायनेमिक कंडीशन में रहता है, गत्यात्मक परिस्थिति में रहता है, मिनट मिनट उसका मेंटल सेट बदलता है। तो इस चीज़ को करने से तो यहाँ पे वाटसन का बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया गया और उनको बहुत समर्थन मिला कि उन्होंने मनोवादी तत्वों को हटा दिया, मनोवादी तत्वों को का रंग जो है वो हटाने का प्रयास किया। बाद में कुछ लोग फेवर में भी आए, कुछ लोग अगेंस्ट में भी गए, लेकिन इससे मनोविज्ञान को बहुत फायदा हुआ। और वाटसन केवल प्राणी क्या करता है उसके व्यवहारों पर ही ध्यान देना, उसी को जानना चाहते थे, उससे ज़्यादा नहीं। एक चीज़ और उन्होंने जोड़ी कि चूँकि वाटसन ने, मैंने आपको पहले क्लास में बताया है कि पेरिफेरल एरियाज यानी परिधीय क्षेत्रों के कार्यों पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की। तो परिधीय क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो परिधीय क्षेत्र में हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स का, मसल्स की क्रियाएं और ग्लैंड्स के सेक्रेशन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा, जिसने साइकोलॉजी को आगे बढ़ने में और उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करने में बहुत मदद की। क्योंकि ग्लैन्युलर जो हमारा सेक्रेशन है, जो ग्लैंड का हमारे स्राव है, ग्रंथियों का स्राव जो है, उससे हमारे व्यवहारों पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये फिजियोलॉजिस्ट्स जो हैं इस बात के समर्थन में थे। पावलोव के कुत्ते ने भी अपने कंडीशनिंग में बहुत व्यापक रूप से दिखाया कि उसने नेचुरल स्टिमुलस पर ही पर्याप्त मात्रा में स्लाइवा यानी सेक्रेट किया, सैलिवेशन किया। जब तक उसको तटस्थ न्यूट्रल उद्दीपन पर जब काम करने के लिए कहा, जब सेक्रेट यानी फूड, बेल और स्लाइवा जब आ रहा था तो सेक्रेशन पूरी मात्रा में नहीं होता था। ये बात क्रिटिक्स ने भी बताई, और जब वाटसन ने कंडीशनिंग को तो एज इट इज़ अपने अंदर रख लिया, अपने मेथड में रखा, और वो पावलोव के बहुत ही समर्थक रहे वाटसन, और उन्होंने कंडीशनिंग में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया, किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया, और उसको एज इट इज़ अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया अपने विज्ञान में। तो ये बात बहुत ही सराहनीय रही, और उनका जो मसल्स एंड ग्लैंड्स की क्रिया पर बल देना जो है वो साइकोलॉजी को बहुत आगे ले जाने के लिए मदद किया उसने, और उसके मार्गों को प्रशस्त किया। नेक्स्ट आइए कि अब हम लोग साइकोलॉजी, मार्क्स एंड हिलिक्स ने नेचर ऑफ डाटा पर भी, किसी भी स्कूल के नेचर ऑफ डाटा पर भी बहस करने की बात की है। नेचर ऑफ डाटा क्या है, किसी भी स्कूल ने किस तरह के नेचर ऑफ डाटा को अपने अंदर समेटा है, कैसे डाटा को लिया गया है, तो ये मेथड ऑफ स्टडी क्या होगा। तो उन्होंने इस पर ज़रा सा एरोज़ में बना लीजिए आप, हम 4 तरह का बताने वाले हैं। एरोज़ 4 एरो बनाइए,
और उसमें है ऑब्जर्वेशन मेथड, जो ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म था, ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा है, हमने आपको कहा कंडीशनल रिफ्लेक्स मेथड, जो पैवलव का है, पैवलव रिफ्लेक्स में जो क्रियाएं होती हैं। तीसरा उन्होंने कहा वर्बल रिपोर्ट, चेंज द नेम ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट को वर्बल रिपोर्ट उन्होंने कहा। और चौथा उन्होंने टेस्टिंग मेथड, इंडिविजुअल डिफरेंस, जो एडलर का था और फ्राइड के अनुयायी थे, के स्टूडेंट थे लेकिन रिबेलियस कहलाते हैं, उन्होंने फ्राइड से बहुत ज़्यादा विरोध किया और इंडिविजुअल डिफरेंस की बात उन्होंने की। तो ये 4 मेथड्स थे उनके डाटा कलेक्ट करने के। पहला कौन? ऑब्जर्वेशन मेथड। ये ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म से आया था, बरतानवी एम्पेरिकल एम्पेरिसिज्म की हिंदी में याद आ रही है, यानी अवलोकनवाद। तो ये चीज़ जो है, और दूसरा कंडीशनल रिफ्लेक्स जो पैवलव का था, इसको भी अपने नेचर ऑफ डाटा की, कैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्स, कंडीशनड रिफ्लेक्स मेथड। और तीसरा वर्बल रिपोर्ट, जो चेंज्ड नेम था इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का। बाद में इस पर उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई, और मगर उन्होंने माना नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही जब वाटसन को पढ़ाया है, वाटसन के बारे में व्यक्तिगत उनकी जो आपको सूचनाएं दी हैं, उसमें आपको बताया कि वो बहुत ज़िद्दी स्वरूप के थे, तो उन्होंने माना नहीं। वर्बल रिपोर्ट को, यानी मौखिक प्रतिवेदन को उन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव नहीं माना, जबकि पूरी दुनिया इस बात पर इंसिस्ट करती रही कि यही इंट्रोस्पेक्शन है। हाँ, उन्ट का इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही कठिन था, जिसमें सेल्फ की कहीं कोई भूमिका नहीं थी। उन्शियंट इंट्रोस्पेक्शन को समझना आसान नहीं था। ये बात अलग के बहस की है, जिस पर हम कभी मौका मिला तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट है टेस्टिंग मेथड, जो उन्होंने किया। बहुत सारे टेस्टिंग मेथड्स बने हुए थे, टेस्टिंग रिपोर्ट्स बने हुए, टेस्टिंग क्वेश्चनर्स बने हुए थे, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस में जो चीज़ें की गई, वो उपर्युक्त चारों विधियां साइकोलॉजी में पहले से मौजूद थी, जिसको के वाटसन ने अपनाया। और 1915 ईस्वी में वाटसोनियन साइकोलॉजी, वाटसोनियन बिहेवियरिज्म जो है, वो मुख्य रूप से स्टिमुलस रिस्पॉन्स इकाइयों में स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजी कहलाया। यानी एक उद्दीपन प्रस्तुत हुआ, उसके प्रति जो व्यवहार हुआ, उससे जो व्यवहार बना, छोटे छोटे उद्दीपनों के मिलने से जो व्यवहार, बड़ा व्यवहार बना, वही साइकोलॉजी है। तो मनुष्य क्या करता है, इस पर उन्होंने जोर दिया, और यही इतनी बात उनके डाटा में, नेचर में, और उन्होंने बहुत सारे टेस्ट्स का निर्माण किया, बहुत सारे कंडीशनिंग मेथड पर कंडीशन करा के सब्जेक्ट्स को अपने देखा। अब हमारा जो मार्क्स एंड हिलिक्स के हिसाब से है, वो ये कि व्यवहार बाद में संबंधन का नियम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ कनेक्शन, कैसे व्यवहार बनता है। वाटसन के बिहेवियरिज्म में दावा किया प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन में वाटसन ने अपने बिहेवियरिज्म में दावा किया कि बिहेवियर की रचना, कोई भी व्यवहार कैसे बनता है, यानी बिहेवियर की रचना छोटी छोटी स्टिमुलस रिस्पॉन्स यूनिट्स से होती है। छोटी छोटी, पहले हम पॉइंट्स लिखा रहे हैं, आप पॉइंट्स को लिख लीजिए। बिहेवियर की रचना छोटी छोटी एसआर यूनिट्स से होती है। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न ये है कि स्टिमुलस तथा रिस्पॉन्स आपस में किस प्रकार जुड़ते हैं और बिहेवियर यूनिट बनते हैं। सर्वप्रथम वाटसन ने एसोसिएशन के पुराने लॉस की सहायता ली, जिसमें थॉमस ब्राउन 1820 द्वारा प्रतिपादित लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी
तथा लॉ ऑफ रिसेंसी के नियम पर बल दिया गया। फ्रीक्वेंसी बारंबारता का नियम और न्यूनेस का नवीनता का नियम, लॉ ऑफ रिसेंसी का नियम, अभिनवता जिसको कहते हैं, अभिनवता के नियम पर बल दिया। आगे लिखिए पॉइंट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयर जब बार बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है तो एसआर कनेक्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन बनता है। यही है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का नियम। उनके अनुसार ये कहाँ से आया था? थॉमस ब्राउन ने 1820 में इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार स्टिमुलस पर जो अनुक्रिया सबसे अंत में होती है उस स्टिमुलस से संबंधित हो जाती है। जो सबसे अंत में अनुक्रिया होती है वो स्टिमुलस से कनेक्ट हो जाती है। लॉ ऑफ रिसेंसी यही का कहलाता है, अभिनवता का नियम। यही है, थॉमस ब्राउन के इसी नियम को वाटसन ने अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, आगे चलकर वाटसन ने सभी प्रकार की लर्निंग के लिए पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग को, यानी प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन में पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग को ही सही माना। पावलोव से वो बहुत प्रभावित थे। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, छोटे छोटे कंडीशनड रिफ्लेक्स के बनने से ही कोई जटिल आदत, हैबिट सिस्टम डेवलप करता है। फिर से सुनिए, छोटे छोटे कंडीशनड रिफ्लेक्स के बनने से ही कोई हैबिट सिस्टम या कोई आदत बनती है। यही इतना उनका प्रिंसिपल्स ऑफ कनेक्शन है। अब आपको हम एक एक पॉइंट को समझा देते हैं। उन्होंने कहा कि एसआर कनेक्शन छोटे छोटे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के मिलने से ही कोई बड़ा व्यवहार बनता है, पहली बात। दूसरा, उन्होंने एसोसिएशन के पुराने लॉज, एसोसिएशन यानी सहचार विवाद के पुराने लॉज जो थॉमस ब्राउन ने 1820 में दिया था उसी को अपनाया। उसमें दो बातें कही गई थी, थॉमस ब्राउन ने दो बात कही थी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का नियम, और दूसरा उन्होंने कहा था लॉ ऑफ रिसेंसी, अभिनवता का नियम। इसी चीज को उन्होंने कहा कि बार बार यदि हम किसी स्टिमुलस पर कोई रिस्पॉन्स लेते हैं तो यही लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और इसी तरह से जब हम बार बार अंतिम क्रिया, उस किसी उद्दीपन पर जो अंतिम क्रिया होती है वही सेटल हो जाती है, वही सीख ली जाती है, तो इसको वही दोनों एसआर कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। तो ये लॉ अभिनवता का नियम हुआ। थॉमस ब्राउन से वो बहुत प्रभावित थे और इसी क्रम में थॉमस ब्राउन का प्रभाव पावलोव के अध्ययन, यद्यपि पावलोव ने किसी भी फिलोसोफर से कोई अपना संबंध नहीं देखा, वो तो फिजियोलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने जो कंडीशनिंग का नियम दिया उसी को वाटसन अपने हर प्रकार के कनेक्शन के नियम यानी एसआर कंडीशनिंग बनने, एसआर बनने, स्टिमुलस रिस्पॉन्स से जो बिहेवियर का निर्माण होता है उसके लिए कंडीशनिंग को ही एकमात्र विधि के रूप में एक्सेप्ट किया या उसको मान्यता दी। और छोटे छोटे कंडीशनड अनुकूलित प्रतिवर्त क्रिया कंडीशनड रिफ्लेक्स बिहेवियर्स के बनने से ही आदत बनती है, एक जटिल हैबिट बनती है, हैबिट सिस्टम तैयार होता है, यानी आदत तंत्र का निर्माण होता है। इज दैट क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन जो है वो यही है बिहेवियरिज्म का। लास्ट पॉइंट जो मार्क्स एंड हेलिक्स ने कहा, छठा पॉइंट जो है आपके सामने है अब, और वो है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। हम ऑर्गेनिज्म में अनेक प्रकार की क्रिया करने की क्षमता होती है, बहुत प्रकार की, परंतु किसी निश्चित स्टिमुलस पर प्राणी कोई निश्चित क्रिया ही क्यों देता है, क्यों चुनता है?
यही है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। किसी निश्चित उद्दीपन पर कोई निश्चित क्रिया ही देना प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन कहलाता है। बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं, लेकिन मौत पर रोना एक सेलेक्टेड बिहेवियर है। तो ये सेलेक्टेड बिहेवियर, सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर कैसे करते हैं? तो इसमें उन्होंने कहा कि इनेट रिएक्शन टेंडेंसीज है। किसी भी रेस्पॉन्स के सिलेक्शन की व्याख्या इन्हीं दो आधार पर उन्होंने की। एक तो इनेट जन्मजात, रिएक्शन प्रतिक्रिया, टेंडेंसी जो प्रवृत्ति होती है वो इनेट रिएक्शन टेंडेंसी, जन्मजात अनुक्रिया टेंडेंसी, कंडीशनिंग और कंडीशनिंग अनुकूलन, यही दो चीज़ों से उन्होंने व्याख्या की कि हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन को कैसे लेते हैं। एक तो हमारी कंडीशनिंग होती है, बचपन से माँ आ गई तो बच्चा रोना बंद कर देता है कि अब दूध मिल जाएगा, अब खाना मिल जाएगा, अब एक अपना कोई आ गया, तो दिस इज कंडीशनिंग। पावलोव का बहुत बड़ा, उनके अपने बेटे अल्बर्ट पर बहुत बड़ा अध्ययन है कि उन्होंने एक फर वाले चूहे से उसको डराना शुरू किया, और अल्बर्ट 8 महीने का बच्चा था, उनका खुद का बेटा, और ये चीज़ कंडीशनिंग उन्होंने कराई कि जैसे ही कोई फर वाली चीज़ आती थी एक हॉरर साउंड पीछे से बजाया जाता था, बच्चा उससे डरने लगा। और अब हालत ये हो गई कि हर फर वाली, इवन के अपनी मदर के फर के कोट से भी डरने लगा। वाइट चूहे से उन्होंने कंडीशनिंग एस्टैब्लिश कराई थी। तो उन्होंने किसी भी सिलेक्शन, बिहेवियर सिलेक्शन के लिए कंडीशनिंग को और इनेट रिफ्लेक्स टेंडेंसीज को माना। यही दो चीज़ वॉटसन पर्पसिव बिहेवियर के अगेंस्ट थे कि हम कोई भी व्यवहार पर्पसिव बिहेवियर नहीं करते। पर्पस से यानी हमारे व्यवहार में पर्पस की हिंदी वॉटसन पर्पसिव बिहेवियर, उद्देश्य वाले बिहेवियर के अगेंस्ट थे, क्योंकि वॉटसन ने पर्पस को, उद्देश्य को मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट माना। और मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के लिए उचित नहीं है, इस बात का तो बिहेवियरिज्म के नींव में ही ये बात उन्होंने डाली कि एलिमिनेट द मेंटलिस्टिक फैक्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ये उन्होंने एक बिगुल बजाया था उनके खिलाफ। तो ये चीज़ है, तो पर्पसिव बिहेवियर को उन्होंने रिजेक्ट किया, यानी सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में पर्पसिव बिहेवियर को कहीं भी उन्होंने जगह नहीं दी। और वॉटसन का मानना था कि इनेट रिएक्शन टेंडेंसीज यानी जन्मजात अनुक्रिया प्रवृत्ति तथा कंडीशनड स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपन अनुक्रिया का जो संबंध है को जानकर प्राणी के बिहेवियर्स के व्याख्या तथा भविष्यवाणी आसानी से की जा सकती है। इसको एक बार और सुन लीजिए कि वॉटसन ने माना था कि इनेट रिएक्शन टेंडेंसी तथा कंडीशनड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशन को जानकर, इन दोनों चीज़ों को जानकर प्राणी के बिहेवियर की व्याख्या तथा भविष्यवाणी आसानी से की जा सकती है। तो मार्क्स एंड हिलिक्स के द्वारा जो 6 पॉइंट्स बनाए गए हैं उसके आधार पर वॉटसोनियन बिहेवियरिज्म का एक्सप्लेनेशन व्याख्या यही है। और यही आपको क्वेश्चन के रूप में अगर वॉटसोनियन बिहेवियरिज्म कहा जाता है लिखने को, तो पूछा जाता है तो आपको लिखना होगा। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन, ये क्लास यहीं तक है, और अब हम लोग आगे आएंगे नेक्स्ट में नियो बिहेवियरिज्म पे हम लोग क्लास करेंगे। अगर किसी और तरह की चीज़ को समझना हो तो आप हमको व्हाट्सएप पर लिख करके बता सकती हैं, मैं उसमें आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगी। वैसे मैं बार बार अपने वीडियोस में कह रही हूँ कि थर्ड पार्ट की तरफ से कोई रिस्पांस मेरी किसी भी क्लास पे नहीं आ रहा है, जो एक अच्छी चीज़ मेरे लिए नहीं है। ओके, बाय।